Hey, welcome back students to the next class of your Indian Contract Act pertaining to business law subject. और आशा करता हूँ आपको अभी तक पढ़ाया हुआ जो 11 क्लासेस ली हैं, 11 क्लासेस ली हैं इंट्रोडक्शन की, वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. नहीं समझ में आई हैं तो बार बार वीडियोस देखिए और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा. ठीक है, आइए आज हम चालू करते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ में. जब मैंने आपको ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराया था, आइए एक बार वापस देखते हैं कहाँ से चालू किया था. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल. यस, और फिर हमने कहा था ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस. पहला फॉर्मूला क्या था? प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. सेकेंड फॉर्मूला प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अमाउंट्स टू अग्रीमेंट. अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. एंड थर्ड फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल. ये पहला चैप्टर कराने के दौरान मुझे बार बार आपको काफी जगहों पर ये बोलना पड़ा होगा दैट ये अपने आप में दिस थिंग इज अ चैप्टर इन इटसेल्फ. तो अब हम अपने सेकंड स्टेप में एक एक चैप्टर करना स्टार्ट करते हैं. So let's see the very first chapter, the second chapter of the Indian Contract Act, which is offer and acceptance. Let's start with the second chapter, offer and acceptance. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस की थी, याद आ रहा है आपको पिछले फर्स्ट चैप्टर में? यस, डेफिनेशंस कुछ टॉपिक्स की हमने देख ली थी, लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह. तो एक बार वापस क्विकली, अब भाई ऑफर और एक्सेप्टेंस का चैप्टर आ रहा है तो उसकी डेफिनेशन किए बिना तो काम चलेगा नहीं. सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन एंड क्विकली रिवाइज व्हाट इज ऑफर. एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट डिफाइंस द प्रपोजल और ऑफर. याद आ रहा है ना दैट ऑफर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड प्रपोजल से डिफाइन किया गया है, ऑफर जैसे नहीं. लेकिन हम लोग डेली पार्लांस में इसे क्या बोलते हैं? ऑफर. समझने में आसान रहता है. ठीक है, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिफाइन करता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर His willingness. पार्ट्स में ब्रेक कर करके पढ़ा था या नहीं? उस समय बताया था दो तो मेजर पार्ट्स थे, आज और मेजर पार्ट्स निकालते हैं इसमें से. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other towards such act or abstinence, with a view to obtain the assent of that other towards such act or abstinence, then he is said to make an offer or proposal. आइए क्विकली समझते हैं. पहला पॉइंट क्या है? when one person signifies to another. तो यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर आदमी खुद को ऑफर नहीं दे सकता है. यस, जरूरी बात क्या है? वन पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. समझ में आया वो एसेंशियल एलिमेंट कहाँ से आ रहा है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट है, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. तो टू पार्टीज वाला पॉइंट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. अ पर्सन कैन नॉट give an offer to himself and he cannot enter into a contract with himself. He needs to give it to another person. Yes, so when one person signifies to another, पहला point, there must be two parties. यहीं से निकल के आ रहा है. नंबर 2, इसी पॉइंट में एक और बात निकल के आ रही है, signifies to another, यानी कि आपको अपना जो ऑफर है वो सामने वाले को सिग्निफाई या कम्युनिकेट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
यानी कि आपने अपना ऑफर केवल अपने मन में सोच के रख लिया या ऑफर लेटर बना के केवल अपनी टेबल पे रख दिया, नहीं, इट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ गुड ऑफर। सामने वाले पर्सन को आपको उस ऑफर को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा और वो उसकी नॉलेज में आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड केस लॉज हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सामने वाले को ऑफर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए और टाइमली हो जाना चाहिए। देखेंगे डिटेल में हिज विलिंगनेस। सो इससे एक और पॉइंट, अभी तक मेजर पॉइंट क्या बना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। ये देखा था ना हमने पहला पॉइंट, कैसी विलिंगनेस, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ये तीसरे पॉइंट से क्या निकल के आ रहा है, तीसरे पॉइंट से निकल के आ रहा है ना, दैट सबसे पहले व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ये भी देख लिया, हिज विलिंगनेस, यानी कि ऑफर क्यों दिया जाता है, हिज विलिंगनेस, ऑफर क्यों दिया जाता है कि मैं सही में उससे बंधना चाहता हूँ। नंबर वन, कमर्शियल एग्रीमेंट्स, याद आ रहा है, सोशल एग्रीमेंट्स वगैरह वगैरह। और ऑफर क्यों दिया जा रहा है कि एक्सप्रेशन, ये देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ वंस विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक्सप्रेशन ऑफ वंस विलिंगनेस, आपको सामने वाले को अपनी विलिंगनेस बतानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यस, offer can be a positive offer or a negative offer. Offer to do something, I want to purchase your car in rupees 9 lakhs, क्या आप अपनी कार मुझे 9 लाख रुपए में बेचेंगे? तो ये तो क्या हुआ, ऑफर टू डू समथिंग। एंड नेगेटिव ऑफर, ऑफर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ये भी पढ़ा था आपने, सारे पॉइंट्स डेफिनेशन को ब्रेक करने से ही मिल जा रहे हैं आपको। सो ऑफर नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। यदि आप मुझ पे केस नहीं करेंगे तो मैं आपको 2 महीने में आपका पैसा चुका दूंगा। इट इज एन ऑफर नॉट टू डू समथिंग। यस, सो व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, सामने वाले को अपनी विलिंगनेस बतानी पड़ती है, जैसा भी ये ऑफर है, पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफर, उस तरीके का, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, यानी कि जिसको आपने अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट की है, भैया आपने और किसी को ऑफर दिया है, तो आप तो कौन हो गए, ऑफरर या प्रपोजर। ये भी पढ़ा था आपने या नहीं। और जिसे ऑफर दे रहे हैं, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो वाई हो जाता है ऑफरी या प्रपोजी। यस, ये भी पढ़ा था आपने। आप ऑफरर ऑफरी को ऑफर क्यों देता है, ध्यान से सुनिए, वापस सुनिए। ऑफरर यानी कि ऑफर देने वाला, ऑफरी जिसे ऑफर दिया जा रहा है, ऑफरर ऑफरी को ऑफर क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, यानी कि कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन जिसे ऑफर दिया जा रहा है, टुवर्ड्स सच एक्ट और एब्सटीनेंस, टुवर्ड्स सच एक्ट और एब्सटीनेंस, जैसा भी ऑफर था वैसा, ठीक है। ऑफर देने के पीछे इंटेंशन क्या होता है, ऑफर देने के पीछे इंटेंशन होता है, such expressions of offer should be made with a view to obtain the assent of that other person to such proposed act or abstinence। ऑफर देने के पीछे इंटेंशन होता है सामने वाले की उस एक्ट के प्रति हामी भराने का, उस ऑफर के प्रति हामी भराने का इंटेंशन होता है। हम क्यों देते हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर, जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसकी, टुवर्ड सच एक्ट और एब्सटीनेंस, उसकी कंसेंट लेने के लिए ऑफर दे रहे हैं। ही इज सेड, ही यानी कि ऑफरर, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर और प्रपोजल। आइए एक बार पूरा पढ़ते हैं। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything,
with a view to obtaining that assent of that other person towards such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal. आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा. क्विकली ये पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए. अरे यार, ऑफर की डेफिनेशन तो बताना. क्या डेफिनेशन है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, क्यों? With a view to obtain the assent of that other person towards such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal. आप जब टुकड़ों में बांट के तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा essential elements of offer कहाँ से निकल के आ रहे हैं. जिस तरीके से हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, उसी तरीके से हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर भी पढ़ेंगे कि एक ऑफर में क्या क्या बातें होनी चाहिए या कैसे कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो अब मेजरली उधर भी हालांकि 4-5 बातें निकल के आ रही हैं इस ऑफर की डेफिनेशन में से, लेकिन मेजरली 2 बातें, दैट एक्सप्रेशन ऑफ वन पर्सन्स विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि मैं सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहा हूं अपनी विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन, जैसा भी ऑफर था वैसा पॉजिटिव ऑफर या नेगेटिव ऑफर. और क्यों करते हैं? सच एक्सप्रेशन शुड बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट या एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टुवर्ड्स आवर ऑफर. यस, उसकी ऑफर की एक्सेप्टेंस लेने की, कंसेंट लेने की इच्छा से हम उसको ऑफर देते हैं. केवल बस ठीक है कोई भी एक स्टेटमेंट बोल दिया, लेकिन सामने वाले की उस पे हामी लेने की, उस पे कंसेंट लेने का हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था. सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया, यार मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी जमीन 15 लाख रुपए में बेचूंगा, लेकिन मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था जिसको मैंने बोला उससे उसकी कंसेंट लेने का. तो भले ही सामने वाला एक्सेप्टेड चिल्ला दे, लेकिन मेरा तो केवल स्टेटमेंट था, मेरा ऑफर नहीं था उसके लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग स्टेटमेंट्स देके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा. आपको अपना दिमाग लगाना है उधर और समझना है क्या ऑफर की डेफिनेशन और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स के काम पूरे हो रहे हैं, कंटेंट्स पूरे लग रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेने का, कंसेंट लेने का, तो फिर मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा हूँ. आई एम सिंपली जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट. बात समझ में आई? ठीक है, तो अब so we can say that an offer is an expression of willingness by one party to another to enter into an agreement on stated terms with an intention to obtain the assent of that other person. बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको. आइए अब आगे की और बेसिक बातें. Every agreement requires at least 2 parties. When one person signifies to another, आ गया ना 2 parties. 2 और मोर देन 2 पार्टीज भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर वर्ड क्या यूज लिया गया है? एटलीस्ट, यानी मिनिमम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए. हमने कुछ ऐसे सिनेरियो भी देखे थे जहाँ पर एक साइड में एक्स और वाई खड़े हैं, दूसरे साइड में ए और बी खड़े हैं. यस, कहाँ पर देखा था? याद कीजिए, फ्री कंसेंट की डेफिनेशन में. फ्री कंसेंट, जब कोई एक बंदे की कंसेंट फ्रीली नहीं ली जाती है तो एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स. याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, वहां पर पढ़ा था ना. तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, कैसा भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 पार्टीज तो आमने सामने जरूरी है ही है. सो एवरी एग्रीमेंट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पार्टीज. The person making an offer is known as offerer. इसे हम प्रपोजर भी बोल सकते हैं. ठीक है, the person to whom the offer is made, offeree या proposee. ठीक है, the proposal, X ने Y को एक ऑफर या प्रपोजल दिया, Y ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सो द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. और उस केस में Y ने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया. तो उस केस में ऑफर देने वाला पहले सेट के लिए
पहले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ऑफर देने वाला प्रॉमिसर और एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिसी, और दूसरे सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये बन जाएगा प्रॉमिसर और ये बन जाएगा प्रॉमिसी। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसने ऑफर दिया वो हो जाएगा पहले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर और दूसरे सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए, और प्रॉमिसी दूसरे सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये हो जाएगा प्रॉमिसर और ये हो जाएगा प्रॉमिसी। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअली टू सेट ऑफ प्रॉमिस ऑपरेट करते हैं। बात समझ में आई? यस। एक्स ने वाई को यदि कोई ऑफर दिया है, वाई के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसे एक्सेप्ट कर दे या वो उसे रिजेक्ट कर दे। अभी तक तो जब तक ऑफर खुला पड़ा, ये ऑफरर या प्रपोजर और ये ऑफरी या प्रपोजी, और यदि इसने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बन गया, तो ये प्रॉमिसर प्रॉमिसी, सेकंड वाले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी। और यदि वाई ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस की स्टेज तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। उस केस में फिर प्रॉमिस प्रॉमिसर प्रॉमिसी वाले गणित में हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके देखा हुआ है, इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। और on acceptance of the proposal, the person making the proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called promisee। यदि accept होता है तो ही ये बात होगी, रिजेक्ट होता है तो गणित में मत फंसना। आइए, अब जैसे हमने essential elements of a valid contract किया था, उसी तरीके से essential elements of a valid offer करना स्टार्ट करते हैं। Number one, the offer must be capable of creating legal relation। यानी कि ये पॉइंट अपने आप में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल अग्रीमेंट, सोशल बात के लिए दिया हुआ ऑफर या फिर डोमेस्टिक बात के लिए दिया हुआ ऑफर, उसी तरीके से मॉरल बात के लिए, मॉरल एक्ट्स के लिए दिया हुआ, ये सब बातें या रिलीजियस बातें, ये और डिटेल में बाद में देखेंगे। ये ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। यस, तो ये सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल एक्ट्स के लिए ये जो भी बातें होती है, ऑफर दिया हुआ होता है, ये कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। कमर्शियल बातों के लिए बनाया गया अग्रीमेंट बाकायदा वैलिड होता है। इट इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स। ये बात हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, वही बात वापस घूम के आ गई। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। अ वैलिड ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इट इज सो बिकॉज द वेरी पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट इज टू मेक इट एनफोर्सिएबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। यस, तो यदि केवल एग्रीमेंट बनाना है और उसे लॉ में एनफोर्स कराने का कोई इंटेंशन ही नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा भैया? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपका सबसे पहला इंटेंशन क्या होना चाहिए? ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। पढ़ चुके हैं। एन ऑफर टू परफॉर्म सोशल, रिलीजियस, मॉरल, डोमेस्टिक एक्ट्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर। किसी को खाने पे बुलाने का ऑफर सोशल एग्रीमेंट क्रिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने अपने लास्ट क्लास में किए हैं। देखिए, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड ऑफर इज द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट और क्लियर। या फिर इस इतने बड़े पॉइंट को मैं यदि एक शब्द में बोलना चाहूं, सर्टेनिटी वाला एलिमेंट होना चाहिए एक ऑफर में। द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर। कोई भी ऐसी चीज जिसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगी। The terms and conditions of the offer must be certain and unambiguous. Must be certain and unambiguous. Otherwise, it would not be a valid offer. Why? Because Section 29 of the Indian Contract Act says that agreements, the meaning of which is not certain or not capable of being certain, are void. Example क्या दिया हुआ है? आइए देखते हैं।
वीर ऑफर्स धर्म्स lavish entertainment if we does a particular work for him. It is not an offer as it is vague and uncertain. Lavish entertainment के नाम पे क्या दिया जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। यदि बी ने वीर के लिए कुछ पर्टिकुलर काम कर दिया, बी इसका एम्प्लॉय है ऐसा मान लेते हैं धर्म का, तो धर्म को वो वीर लेविश एंटरटेनमेंट ऑफर कर रहा है। अरे यार या तो पहले बता दो लेविश एंटरटेनमेंट, नहीं तो एक कहेगा पिक्चर दिखा देता हूँ बहुत लेविश एंटरटेनमेंट है, दूसरा कहेगा यार केवल पिक्चर कोई लेविश एंटरटेनमेंट थोड़ी होता है, XYZ चीजें चाहिए मुझे तो। ठीक है, बात समझ में आई। अपन और अच्छा एग्जाम्पल एक देखा करते थे कि एक ऑयल वेंडर के पास में एक्स गया, बोला मुझे 100 लीटर तेल दे दीजिए। अब यदि ऑयल वेंडर से डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे मूंगफली का 100 लीटर तेल दे दीजिए, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टर्म्स बिल्कुल डेफिनेट और क्लियर है या नहीं है। लेकिन यदि ऑयल वेंडर अलग अलग तरीके के तेल में डील कर रहा है और एक्स ने बोला नहीं कौन सा तेल, तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है यहाँ पर या नहीं आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। और यदि ऑयल, तो फिर इस केस में ऑफर कोई 100 लीटर तेल दे दीजिए, अरे किसका दे दीजिए ये तो बताया ही नहीं, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आने के कारण ये वैलिड ऑफर नहीं होगा। नंबर 2, अच्छा मान लीजिए ये ऑयल वेंडर अलग अलग तरीके के तेल में नहीं और केवल मूंगफली के तेल में ही डील करता है। ये देखिए, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। ये कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, बीइंग मेड सर्टेन का मतलब समझते हैं। ऑयल वेंडर केवल मूंगफली के तेल में ही डील करता है और एक्स उसे जाके बोलता है 100 लीटर तेल दे देना, तो इस 100 लीटर तेल दे देना से अपने आप कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मेड सर्टेनिटी आ जाती है या नहीं आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि ऑयल वेंडर तो केवल मूंगफली के तेल में ही डील करता है, तो ऑटोमेटिकली कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग, उसका स्टेटमेंट यदि थोड़ा सा अनसर्टेन भी है तो हम कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं उसको सर्टेन बनाने की? बिल्कुल रखते हैं सर्कमस्टांसेस से। तो या तो सर्टेनिटी हो या कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मेड सर्टेनिटी हो, तब तो ठीक है वो वैलिड ऑफर कहलाएगा, क्योंकि उसकी टर्म्स अपने आप डेफिनेट या क्लियर हो जाएंगी, उस ऑफर की सर्टेनिटी आ जाएगी। जबकि सर्टेनिटी नहीं है तो फिर वो वैलिड ऑफर नहीं हो पाएगा। नंबर 2, इससे एक और एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था? यस, एक्स वाई से एक घर किराए पे ले रहा है और बोलता है मैं आपको या तो 10,000 रुपये दूंगा या 15,000 रुपये दूंगा। अरे क्या 10,000 रुपये या 15,000 रुपये, कोई एक चीज बोलो ना, सर्टेनिटी हो जाएगी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखा था अपन ने जहां पर एक्स वाई से घर किराए पे लेता है और बोलता है अभी तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन यदि ये घर मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो मैं 15,000 रुपये दूंगा। किसी के लिए जो लकी हो जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी वो लकी ही हो, वो दूसरा भी उसे लकी मानता हो। तो अनसर्टेनिटी का, द वर्ड लकी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, ठीक है। तो क्या इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। सो अभी तक आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर। 2 पॉइंट कर लिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर में। पहला पॉइंट, the offer must be capable of creating legal relationship. दूसरा पॉइंट, the offer must have its terms definite and clear, या फिर certainty होनी चाहिए उस जिस चीज के लिए भी ऑफर दिया जा रहा है। इसमें काफी सारे पॉइंट्स और बचे हैं जो कि बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखना चालू करेंगे, जैसे कि an offer is different from invitation to offer या invitation of offer। फिर उसके एग्जाम्पल्स, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी, यस, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ये सब बातें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करना चालू करेंगे। इनविटेशन टू ऑफर में काफ़ी टाइम लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, केस लॉज भी आपको ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में समझना पड़ेगा how offer and invitation to offer are different, how to differentiate between these two things। तो आज का जो अपना नया चैप्टर है यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अटेंड कीजिएगा,
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.